हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा चैप्टर 28 है, जो कि हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम जो आज मेनली 3 पॉइंट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। हमारे ये भी जो चैप्टर है वो लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में हम मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, मीनिंग ऑफ जुडिशियल ओवररीच और कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होगा हमारा केस है जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीचेस के रिगार्डिंग में। अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जब जुडिशरी क्या है, एक्टिव हो जाती है किसी काम को लेकर के या किसी जजमेंट को लेकर के या किसी भी कानून को लेकर के, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और ओवर रीच का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी, यहाँ पे हम हाई कोर्ट की भी बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हम अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में ही बात करेंगे। तो देखिए, ओवर रीचेज का मतलब होता है कि जब जुडिशरी अपनी जो लिमिटेशंस है, यानी कि जब अपनी जो संवैधानिक उसका जो दायरा है उसे बाहर निकल करके जब काम करती है या कोई जजमेंट देती है, तो वो हमारा हो जाता है ओवर रीच। एक्टिविज्म का मतलब होता है जब कोर्ट एक्टिव हो जाती है किसी चीज को लेकर के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी जो हमारा वीडियो डिस्कस चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का 3rd पार्ट और इसके पैरेलल में क्लास 12th की जो सेकंड बुक है जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसको हम कवर कर रहे हैं। अगर हम 3rd पार्ट एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं तो उसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट कर लिया। अभी हम जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस कर रहे हैं। जब हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाएगा तब उसके बाद हम क्लास 12th की जो हमारा चैप्टर 6 है, जो कि हमारा सोशल मूवमेंट या हम राइज ऑफ सोशल मूवमेंट की बात करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम अपना जो 29th चैप्टर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा पैरेलल चल रहा है। ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कंप्लीट की जा चुका है। उन सबका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी प्ले लिस्ट एक्सेस करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्टिविज्म की बात करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका मतलब निकल के आता है कि जब कोर्ट क्या होता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है, यानी कि सक्रिय हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखिए, अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो ये हुआ था यूएसए से। कहाँ से? तो यूएसए। तो ये जब यूएसए से ओरिजिनेट हुआ, तो यहाँ ये जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म जो टर्म है, ये किसके द्वारा पॉइंट किया गया था, तो 1947 में, 1947 में जो यूएसए का एक, यानी कि हम बात करते हैं अमेरिकन हिस्टोरियन और जो एडुकेटर थे, कौन, तो अर्थुर MSJR, उनके द्वारा जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो क्या है, उनके द्वारा जो ये टर्म है वो पॉइंट किया गया था। अब देखिए, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते तो हमारी कंट्री में जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कब किया गया था, मिड 1970। अब देखिए, मिड 19, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके 3 ब्रांच हैं। तो देखिए, 1970 से पहले जो हमारी कंट्री में जितनी भी जो लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस लीडर्स थे, उनको क्या माना जाता था, एज अ गॉड की तरह माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो काम थी वो काफी ज्यादा क्या थे, बखूबी, यानी कि वेल काम था, बहुत ज्यादा जो उनके द्वारा काम किया जाता था, वेलफेयर्स के लिए काम किया जाता था, सोसाइटीज के लिए काम किया जाता था। तो 1970 से पहले जुडिशियल एक्टिविज्म की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। उस टाइम पे जुडिशरी की उतनी कोई खास रोल अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे वो रोल नहीं देखने को मिल रहा था जो आज के टाइम पे हमें जुडिशरी का एक रोल देखने को मिलता है। तो देखिए, 1970 के बाद अगर हम बात करते तो पॉलिटिक्स के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए। अगर आपने क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे आपने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी के द्वारा किस तरीके से इमरजेंसी लगा दी गई। फिर
तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगा दी गई थी। फिर हमने ये भी देखा था कि इंदिरा गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशरी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था। तो देखिए 1970 के बाद ही क्या है, हमारी कंट्री में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो निकल करके आया। हमारी कंट्री में जो जुडिशियल एक्टिविज्म था जो अलग अलग जजेस के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वी आर कृष्ण अय्यर, या फिर और बात करते हैं जैसे कि पी एन सॉरी पी है, ठीक है, पी एन भागवती। फिर देखिए और कौन से जज थे, तो ये थे हमारे ओ चिन्नप्पा रेड्डी। और देखिए हमारी कंट्री में ये जो लीड फाउंडेशंस रखी गई थी वो किसके द्वारा रखा गया था, डी.ए. देसाई जी के द्वारा। तो ये जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म था वो लीड फाउंडेशंस किसके द्वारा, तो डी.ए. देसाई के द्वारा रखी गई थी। देखिए अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस का एक ऐसा आइडिया है या एक ऐसा विचार है जो कानून को ना, जो लॉज है उसको ना केवल रिटन फॉर्म में, बल्कि अगर हम बात करते तो उसको रिटन फॉर्म में लागू करने के लिए उसके बजाय क्या है, एक्टिव के रूप में भी क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है और उसको शेप देने का काम करता है। क्या बात कीजिए कि इसमें कानून की इस तरह से एक्सप्लेनेशंस की जाती है, व्याख्या करना शामिल होता है, जो कुछ अगर हम बात करते हैं अधिकार है या सुरक्षा को विस्तारित करना या उसको सीमित करना, या हम बात करते हैं कानून की जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, लॉ के जो भी डिस्ट्रीब्यूट है उन तरीकों से हल करना जो कानून के द्वारा क्या है स्पष्ट रूप से प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो ये हमारा आता है किसमें, जुडिशियल एक्टिविज्म में। अब देखिए अगर हम जुडिशियल यानी कि ओवररीच की बात करते हैं तो जुडिशियल ओवररीच का मतलब होता है ऐसी सिचुएशंस जब कोर्ट यानी कि जो हमारी जो जुडिशरी है वो क्या करते हैं, अपनी लिमिटेशन से आगे निकल करके क्या करते हैं, काम करती है किसके अगेंस्ट में, जो भी गवर्नमेंट के अदर ब्रांचेस हैं। अब देखिए यहाँ पे अदर ब्रांचेस का क्या मतलब है, आप सबको ये चीज याद होगा कि हमारी गवर्नमेंट के कितने 3 ऑर्गन्स हैं, एक है आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ब्रांच है। देखिए तीनों ब्रांच में से जुडिशरी को ही इंडिपेंडेंस रखा गया है, सिर्फ इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा गया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या कर सके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सके, अपना काम निष्पक्ष रूप से होकर के कर सके। जबकि वहीं पे अगर आप चाइना में देखो या आप पाकिस्तान में देखो तो जो जुडिशरी है वो भी किसके अंडर में काम करती है, पार्लियामेंट के अंदर या गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो हमारी कंट्री में क्या है, अगर आपको जो जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंस होने पे क्या है, कई बार क्या होता है जुडिशरी अपने लिमिटेशंस यानी कि जो अथॉरिटी जो लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस में जुडिशरी को प्रोवाइड कराए गए, कई बार क्या होता है वो अपने लिमिटेशन से जब बाहर आके काम करता है किसके अगेंस्ट में, जो हमारे ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में, तो वो हमारा कहलाता है ओवररीचेस। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो जुडिशियल ओवररीच है वो कई बार क्या होता है एक कंट्रोवर्शियल भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, या हम बात करते हैं जो पावर ऑफ सेपरेशंस की बात करते हैं, तो उस पावर ऑफ सेपरेशंस की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो इसकी वजह से क्या है, देखिए जब जुडिशरी अपने लिमिटेशन से बाहर निकल कर जब काम करने लगती है तो वो क्या करते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट का भी रीजन बन जाती है। तो देखिए जुडिशरी ऐसा क्या कारण होता है कि कई बार जुडिशरी को क्या करता है अपने लिमिटेशन से बाहर आने का, यानी कि बाहर आकर के काम करने पड़ते हैं। तो देखिए जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, देखिए लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना और इसका काम होता है पास करना या इम्प्लीमेंट करना। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है वो क्या होता है, कई बार या तो फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वोल्यूशन होता है, तो जुडिशरी को फिर क्या आना पड़ता है, बीच में आना पड़ता है।
या जैसे कि हमने इमरजेंसी के केस में देखा था जब हमने क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक डिस्कस की थी, चैप्टर 5 था, जिसमें अगर हम बात करते हैं द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्डर, तो उसमें हमने देखा था कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मेन कारण क्या था, एक तो जुडिशरी के इलेक्शंस के रिगार्डिंग में था और दूसरा था कि फंडामेंटल राइट में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। तो उसके रिगार्डिंग में क्या है, तब सुप्रीम कोर्ट को क्या आना पड़ा था, अपने दायरे से बाहर आना पड़ा था। तो इस वजह से क्या है, कई बार जब जुडिशरी अपने लिमिटेशन से बाहर आती है तो क्या बन जाती है, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है, यानी कि एक कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है किसके बीच में, गवर्नमेंट के जो भी डिफरेंट ब्रांचेस है। और अगर हम बात करते हैं जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो इन सब के बीच में क्या है, एक कंट्रोवर्शियल यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो, यानी कि अगर हम जुडिशरी ओवररीच की बात करते हैं तो ये एक विवाद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की जो भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं के बीच में क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। और जो हमारा शक्तियों का विभाजन है, यानी कि सेपरेशन ऑफ जो पावर है, उसमें जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो की वजह से क्या है, कई बार क्या है, हमें इसमें विवाद देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर हम कुछ केसेस की बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में, तो सबसे पहला केस निकल कर के आता है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का था। फिर बात करते हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस 1977। फिर बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2014। या आप देख सकते हो, ये कुछ वो केसेस हैं जो कि किससे रिलेटेड है, जुडिशियल एक्टिविज्म से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कब आया था? ये आया था 1973 में। देखिए, इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया था कि संविधान में जो गवर्नमेंट है वो संविधान में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। तो यहीं से क्या निकल करके आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स का जो कंसेप्ट था वो निकल करके आया था। किसमें? तो केशवानंद भारती केस में, कि पार्लियामेंट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जब पार्लियामेंट के द्वारा ये पूछा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बता दो, तो हम उसको छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अमेंडमेंट करते रहेंगे। तब उसी में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम केस टू यानी कि हम केस टू केस या लॉ टू लॉ देख लेंगे कि क्या वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो हम केस टू केस डिफाइन कर लेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहा है या उसके बाहर जा रहा है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो कब निकल करके आया था, केशवानंद भारती केस में ही निकल करके आया था। तो एक तो ये निकल गया जिसमें क्या था, जुडिशरी किसके लिए एक्टिव हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में एक्टिव हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997 में। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइंस इशू किया गया था, जिस जगह पे जो वर्किंग प्लेस था यानी कि जो कार्यस्थल था जहां पे काम किया जाता था, वहां पे प्रिवेंशन ऑफ जो सेक्सुअल हरासमेंट था उसके अब्सेंस के रिगार्डिंग में कोई भी जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस ना होने की वजह से क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक गाइडलाइंस इशू किया था। तो यहाँ पे भी क्या था कि वर्क प्लेस पे पीपल की सेफ्टी के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक्टिव हो गई थी। या फिर बात करते हैं जैसे कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2014 का था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, रिऑर्गेनाइज किया गया था राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वन जेंडर एंड इसमें यह कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके पास ये अधिकार होगा कि वे उनके पास ये अधिकार होगा किसका, सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर का, जो उनके बर्थ से पहले डिफाइन किया जाता था, डिसाइड किया जाता था या पहचान की जाती थी, उसके बजाय अब उनके पास क्या अधिकार रहेगा, सेल्फ आइडेंटिफाई वंस जेंडर की वो कौन से वंस जेंडर में आएंगे। तो ये किसके द्वारा, यहाँ पे भी कोर्ट क्या थी, एक्टिव हो गई थी। तो ये वो केस थे जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म्स के से रिलेटेड है। अब अगला जो अगर हम कुछ केसेस की बात करते हैं जो जुडिशियल ओवररीचेस थे हमारी कंट्री में, उसके रिगार्डिंग में अगर हम केस की बात करें तो यहाँ पे श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने को मिलता है। फिर हम लिक्वर बैन की बात करते हैं, यानी कि जो अल्कोहल है उसकी बैन की बात करते हैं। यहाँ पे फिर बात करते हैं अरुण गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, या MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 की बात करते हैं। ये वो केस है जो कि रिलेटेड है जुडिशियल ओवर रीच के बारे में। अब देखिए, पहला केस हम अगर बात करें जो कि हमारा श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016, ये बात करते हैं, ये वो केस है जो कि रिलेटेड है जुडिशियल ओवर रीच के बारे में। अब देखिए, पहला केस हम अगर बात करें जो कि हमारा श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016, ये बात करते हैं, ये वो केस है जो कि रिलेटेड है जुडिशियल ओवर रीच के बारे में। अब देखिए, पहला केस हम अगर बात करें जो कि हमारा श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016,
इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ये कंपलसरी नहीं है कि भारत में जितने भी जो सिनेमा हॉल है उसमें अगर हम बात करते हैं सिनेमा घर में जो भी फीचर जो भी पिक्चर है फिल्म है शुरू होने से पहले चलाई जाएंगी। इसमें मेन बात की जा रही थी नेशनल एंथम जो था हमारा, इसमें ये तर्क दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारा यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 यानी कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान जो निवारण अधिनियम 1971 से आगे जाता है और कहा था कि जो ये कहता है कि किसी भी फिल्म नाटक या किसी भी प्रकार के शो में राष्ट्रगान को शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है, कोर्ट के द्वारा अपने लिमिटेशन से बाहर आकर के क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया था, ओवररीचेज, जुडिशियल ओवररीचेज था। फिर अगर हम बात करते हैं लिक्कर बैन के बारे में यानी कि जो अल्कोहल, इसमें एक PIL डाला गया था। अगला चैप्टर हमारा यही होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो इसमें कहा गया था कि रोड सेफ्टी जो 2017 में था उसमें क्या था कि रोड यानी कि नेशनल और स्टेट हाईवे के अंडर में जो भी 500 मीटर के अंदर में जितने भी जो रेस्टोरेंट्स थे या होटल्स थे या हम बाहर थे उसमें क्या है जो शराब थे उसको बैन करने की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर ये कहा गया था कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में स्प्लिट ऑफ पावर सेपरेशन देखने को मिलता है उसके क्या है ये अगेंस्ट में, तो ये डिसीजन कौन ले सकता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट इस पे डिसीजन इस मैटर के रिगार्डिंग में, यानी कि कहा था कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है तो इसके रिगार्डिंग में कौन है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। फिर अगर हम अगला केस देखें जो कि है अरुण गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो 2017 में था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो टाइम फिक्सिंग है यानी कि जो हमारा फायर वर्क ड्यूरिंग दिवाली यानी कि दिवाली के टाइम पे जो एक टाइम फिक्सिंग कर दी गई थी पटाखे को छोड़ने के लिए, ऐसे पटाखे जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, तो उसमें कहा था कि इसके बावजूद भी क्या है उस पर क्या है प्रतिबंध का कोई भी कानून, यानी कि हम बात करते हैं उस पर जो बैन लगाया गया था उसका कोई भी लीगल बेसिस रिस्ट्रिक्शंस यानी कि लॉ उस पर नहीं था। या हम बात करते हैं जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 का जो रूल है 115 क्लॉज 21 उसको क्या है कोर्ट के द्वारा इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि 30 मार्च 2020 से पहले के बाद जो BS4 जो व्हीकल होगी वो नहीं बेची जाएगी, उसके बाद सिर्फ BS6 के व्हीकल से क्या की जाएंगी, बेची जाएंगी। तो इसको भी क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कुछ डिस्कशन जिसमें हमने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच और उसके रिगार्डिंग में कुछ केसेस डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने वीडियो डिस्कस किया, आज जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। और आप फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है उसके लिए सॉरी, और जो बैकग्राउंड थोड़ी सी व्हीकल्स की जो नॉइस आती है उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मेरे घर के बाहर मेन रोड पे है तो व्हीकल्स थोड़े ज़्यादा आते जाते हैं, तो मैं उसके लिए भी सॉरी कहना चाहूँगा। बाकी इसके रिगार्डिंग में जो भी आपका सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, अगर आपको ये जितने भी जो PDF ये जितने भी जो नोट्स हैं आपको एज ए PDF फॉर्म में चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल है, आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इसी नाम से द ओशन ऑफ शिक्षा करके। बस एक यही छोटे से इन्फॉर्मेशन थे। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।